हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी जटिलताएं हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जिनको कम से कम पढ़ाने में 1 घंटे लगेंगे। तो आप देखते जाइए, मैं शॉर्टकट में उस सबको आपको बताता हूँ। बस आपको अपना दिमाग खुले रखना है, आँखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं। और दूसरी बात, जितने भी नियम में लिखाता जाऊँ उसको नोटबुक में आप उसको लिख लीजिए। एक नोटबुक जरूर बनाइए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये मस्ट है। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आएंगे। लेकिन कभी कभी बड़ा आ, बड़ी ई, ए की मात्रा के साथ था, थी, थे आदि शब्द भी आ सकते हैं। या कभी कभी बड़ा बड़ी आए की मात्रा ही आती है जो देखने में पास्ट इंडेफिनिट लगती है। तो ये आज शब्द ये रहते हैं कार्य भूतकाल में समाप्त रहता है, यानी काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। अब इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड। ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे एक वचन तथा बहुवचन सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के बाद सी, इट, आई, यू, वी, दे एक वचन और बहुवचन सिंगुलर प्लूरल सब के साथ आपको हैड का यूज करना है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जितने भी परफेक्ट टेंसेज होते हैं उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो आइए चलते हैं सेंटेंसेज पे। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद आपको हैड का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले ये 3 सेंटेंस मैंने लिखा है जो बहुत ही सिंपल है। अधिकांश किताबों में, बुक्स में आपको ये मिलेगा नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए बेसिक है, इसी से शुरुआत होती है। तो इसमें ध्यान दीजिए, वह खाना बना चुकी थी, इसमें देखिए चुकी थी आ गया। हम नहा चुके थे, इसमें चुके थे आ गया। वह किताब पढ़ चुकी थी, इसमें चुकी थी आ गया। चुका था, चुकी थी, चुके थे, यही सब आएगा। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट ढूंढे आप। वह खाना बना चुकी थी, कौन बना चुकी थी, वह। कौन का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिल जाता है। तो वह यानी ये कोई स्त्री है, तो इसके साथ हम लगाएंगे सी। अब इसके साथ सहायक क्रिया हम हैड लगा देंगे। इसमें आपको झाम नहीं आ जाता, कन्फ्यूजन नहीं है, सभी के साथ हैड लगता है, आप हैड लगाइए और बिंदास वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बना चुकी थी, खाना बनाना की अंग्रेजी कुक होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। सी हैड कुक्ड, क्या बना चुकी थी, खाना यानी फूड। बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी है ये, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंस भी आएंगे। लेकिन बेसिक चीज, शुरुआती चीज आप अच्छे से समझते जाइए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। हम नहा चुके थे, कौन नहा चुके थे, उत्तर मिला हम। तो इसको हम सब्जेक्ट लिख देंगे बी, इसके साथ सहायक क्रिया हैड, उसके बाद नहाना के अंग्रेजी टेक बाथ होता है, उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे टेकन बाथ। या बी के साथ अवर भी लिख सकते हैं, वी हैड टेकन अवर बाथ। हालांकि ये भी सही है, वी हैड टेकन बाथ। हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह किताब पढ़ चुकी थी, कौन पढ़ चुकी थी, वह। तो यहाँ पर हमने लिखा सी, इसके साथ हैड। पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, उसका थर्ड फॉर्म भी वही होता है। क्या पढ़ चुकी थी, किताब यानी द बुक। तो ये रही शुरुआत, लेकिन ये शुरुआत है, अभी इसका अंत बाकी है। अंत बहुत ही टफ है, लेकिन टफ दुनिया में लोग क्या कहते हैं, कठिन कुछ भी नहीं है। लेकिन कठिन उसके लिए नहीं है जो काम को सही से करता है, हर चीज़ों को सही से देखता है, सुनता है और नोट करने वाली चीज़ों को एक कॉपी में नोट कर लेता है, तब उसके लिए कठिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर द पर्सन हु इज हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे मैं आपको एक नियम लिखवाता हूँ, इसमें आप देख रहे हैं, पहले समझ लीजिए। तुम पहले ही नाटक में हिस्सा ले चुके थे, इसमें आप देखिए एक विशेष रूप से पहले ही शब्द आया है। हम पहले ही यह फिल्म देख चुके थे, कौन देख चुके थे, हम। लेकिन इसमें विशेष रूप से आप देखिए पहले ही शब्द आया है। इसमें देखिए यह रोगी पहले ही मर चुका था, इसमें पहले ही शब्द विशेष रूप से आया है। यहाँ पर देखिए पहले ही। तो पहले ही की जो इंग्लिश होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ ऑलरेडी, या फिर बिफोर। ये होता है पहले ही की अंग्रेजी। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें एक नियम है जो मैं आपको लिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये रूल लिख लीजिए, रूल नंबर 1,
अगर आपको ऑलरेडी का प्रयोग करना है तो ऑलरेडी का प्रयोग हैड के ठीक बाद में होना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी का प्रयोग करना है तो ऑलरेडी का प्रयोग हैड के ठीक बाद में होना चाहिए। लेकिन यदि वहीं पर आप बिफोर का प्रयोग करते हैं तो बिफोर वाक्य के अंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? बिफोर वाक्य के अंत में जाएगा। अब सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, इस नियम को लिख लीजिएगा। तुम पहले ही नाटक में हिस्सा ले चुके थे। कौन ले चुके थे? तुम। सब्जेक्ट मिल गया यू। अब इसके साथ हमने जोड़ दिया हैड। अब माना पहले ही की अंग्रेजी आपको ऑलरेडी लिखना है तो ऑलरेडी कहाँ लिखा जाएगा? हैड के ठीक बाद में। यू हैड ऑलरेडी, हिस्सा लेना की अंग्रेजी टेक पार्ट होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, टेकन पार्ट। अब नाटक में यानी इन द ड्रामा, नाटक की अंग्रेजी होता है ड्रामा। यहां पर आप देख सकते हैं कि हैड के ठीक बाद में ऑलरेडी लगा है। यू हैड ऑलरेडी टेकन पार्ट इन द ड्रामा, तुमने पहले ही ड्रामा में, नाटक में हिस्सा ले लिया था। तो ये बात, अब अगर ऑलरेडी आपको ना लगाना हो तो ऑलरेडी आप ना लगाइए, लेकिन जब ऑलरेडी नहीं लगेगा तो बिफोर लगेगा, लेकिन बिफोर जब लगेगा तो बिफोर वाक्य के अंत में लगेगा, बिफोर हैड के बाद नहीं लिख सकते हैं आप। हम पहले ही यह फिल्म देख चुके थे। कौन देख चुके थे? हम, ये सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हमने लिख दिया बी। अब इसके साथ हैड लिख दिए। अब बाय द वे आपको ऑलरेडी लिखना हो तो हैड के बाद लिखा जा सकता है, लेकिन अगर बिफोर लिखना हो तो वाक्य के अंत में। बी हैड देखना की अंग्रेजी सी होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। बी हैड सीन, हम देख चुके थे। किसको देख चुके थे? क्या देख चुके थे? यह फिल्म यानी दिस मूवी। अब ध्यान दीजिए, अगर ऑलरेडी आपको लिखना होता तो हैड के बाद लिख सकते थे, लेकिन अब चूंकि आपको बिफोर लिखना है तो बिफोर वाक्य के अंत में यहां पे लिखा जाएगा। ये रहा ग्रामर का सही नियम। चलिए माना इसमें आपको समझ में नहीं आया। यहां देखिए, यह रोगी पहले ही मर चुका था, माली पहले ही सारे फूल तोड़ चुका था। तो अगर हमको ऑलरेडी का प्रयोग करना है, मर चुका था कौन? यह रोगी। यह रोगी की अंग्रेजी हमने लिख दिया दिस पेशेंट, PATIENT। अब हैड लगाए आप, हैड। अब अगर ऑलरेडी लगाना है तो ये हैड के ठीक बाद में ही लगेगा, ये ध्यान रखिए। दिस पेशेंट हैड ऑलरेडी, मर चुका था, मरना की अंग्रेजी डाई, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड। और अगर ऑलरेडी आपको नहीं लगाना था, बिफोर लगाना था, तो बिफोर यहाँ पे लग जाता है। ये नियम है। एक के स्थान पर दूसरे का, दूसरे के स्थान पर पहले का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसका एक नियम है कि हैड के बाद ऑलरेडी आना चाहिए, और अगर ऑलरेडी नहीं लिखना, बिफोर लिखना है तो बिफोर लास्ट में जाना चाहिए, वाक्य के अंत में जाना चाहिए। ये नियम है। अब चलिए हम यहाँ बिफोर लगाते हैं। माली पहले ही सारे फल तोड़ चुका था। कौन तोड़ चुका था? माली यानी द गार्डनर। द गार्डनर, इसके साथ हमने लगा दिया हैड। अब अगर ऑलरेडी लगाना है तो लगा दीजिए, लेकिन ऑलरेडी माना नहीं लगा तो बिफोर लास्ट में लगेगा। द गार्डनर हैड, तोड़ना की अंग्रेजी होता है प्लक, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लक। किसको तोड़ चुका था? सारे फल, यानी ऑल द फ्रूट्स, ऑल द फ्रूट्स। अब बिफोर हम लास्ट में लिख देंगे यहां पे बिफोर। तो ये नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है, बहुत ही समझने योग्य नियम है। अगर आपके पास थोड़ी भी बुद्धि है तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। इसमें कम से कम 10 रूल हैं, 9 या 10 रूल हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रखते हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बुद्धि नहीं लगाते हैं। आप बुद्धि का प्रयोग करिए, आप कॉपी का प्रयोग करिए, पेन का प्रयोग करिए, आप वीडियो के अंत में दिए गए होमवर्क का प्रयोग करिए, उसको बनाइए, उससे चाहे तो आप मुझे चेक कराइए। ये होता है हर चीज़ को समझने का तरीका, तब उस छात्र को कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगती है। यहाँ पे देखिए, सरिता 5 बजे तक पर्चा हल कर चुकी थी। तक की इंग्लिश में आपको बता दूं, तक की अंग्रेजी होता है बाई, या हम टिल भी लगा सकते हैं, लेकिन टिल का प्रयोग अधिकांश फ्यूचर टेंस में होता है, इसलिए बाई ही लगाना ज़्यादा अच्छा है। तक की अंग्रेजी बाई या टिल, लेकिन इसका प्रयोग समय के लिए होता है, समय के लिए इसका प्रयोग होता है। तो अब आप ये देखिए, ये सेंटेंस एक प्रकार का नियम लिख लीजिए आप। मैं बोले जा रहा हूँ, इसमें कोई जो है
गड़बड़ वाली बात नहीं है कि थोड़ा सा एक नियम लिख लिया जाए। अगर पास्ट परफेक्ट में तक शब्द आ जाता है तो वो एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन यानी तक की अंग्रेजी आप बाय लिख दीजिए या टिल लिख दीजिए, तो इस प्रकार आप बना देंगे सेंटेंस को। ये भी बहुत इजी है, समझने योग्य है। देखिए, सरिता 5 बजे तक पर्चा हल कर चुकी थी। कौन हल कर चुकी थी? सरिता। तो हमने इसको लिखा सरिता, इसके साथ हमने हैड लगा दिया है। हल करना की अंग्रेजी होता है सॉल्व, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व। सरिता हैड सॉल्व, सरिता हल कर चुकी थी। क्या हल कर चुकी थी? पर्चा यानी द पेपर, या एग्जामिनेशन पेपर लिख सकते हैं। अब 5 बजे तक अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन जिसके लिए आता है उसके आगे लिखा जाता है। यानी 5 बजे तक किसके लिए आया है? 5 बजे के लिए आया है, तो यहां पर हम लिख देंगे बाई 5 o'clock। इतना बढ़िया तरीका है इसको बनाने का। सरिता हैड सॉल्व द पेपर टिल 5 o'clock या बाई 5 o'clock। टिल का प्रयोग मैं आपको बता चुका हूं, अधिकांशतः फ्यूचर टेंस में होता है, इसलिए इसका प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन कहीं कहीं किताबों में मैंने देखा है कि टिल का भी प्रयोग किया गया है। हम शाम तक घर लौट चुके थे, यहाँ पर देखिए तक शब्द आया है। कौन लौट चुके थे? हम यानी बी। इसके साथ आप सहायक क्रिया लगा दीजिए हैड। लौटना की अंग्रेजी होता है रिटर्न, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न। वी हैड रिटर्न, हम लौट चुके थे। कहाँ लौट चुके थे? घर यानी होम। अब हम लिखेंगे शाम तक, तो तक किसके लिए आया? शाम के लिए आया है, तो यहां पे लिखेंगे बाई इवनिंग। तो ये कुछ 3 नियम मैंने आपको बताया, जिसमें पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इस तरह के सेंटेंस जल्दी आते ही नहीं है, क्लास 8 और 7 के स्तर के आते हैं। और ये सेंटेंस आता है ज़्यादा, ये सेंटेंस आता है, और उससे कहीं ज़्यादा आफ्टर और बिफोर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया है तो अभी कुछ बहुत कम समझ में आने वाली चीज़ें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज आपको। हालांकि ऐसा नहीं है कि अच्छे जो स्टूडेंट हैं वो ना समझ पाएँ, हर एक चीज़ का तरीका होता है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे थोड़ी सी इंस्पायरेशन दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं अपने वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। हालांकि बहुत ज़्यादा तकनीक मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता हूँ पढ़ाने की और आपको समझाने की। अगर मेरे मेथड में कोई कमी है तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। अब आते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस पर। देखिए, बिफोर जो शब्द है, बिफोर यानी इसका मतलब होता है से पहले या से पूर्व। अब ये जो सेंटेंस है ये कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन यानी 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें 2 वाक्य आएंगे जो से पूर्व या से पहले से जुड़े रहेंगे। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, और बिफोर का मतलब होता है से पहले या से पूर्व। तो एक नियम मैं यहाँ पे आपको लिखाता हूँ, आप वो रूल कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। ये थोड़ा कठिन है, अच्छी तरह जानेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसका रूल ये है, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। यदि हिंदी वाक्यों के बीच में से पहले या से पूर्व से जुड़े हुए 2 उपवाक्य आते हैं तो सबसे पहले समाप्त होने वाले क्रिया वाले वाक्य को, सबसे पहले समाप्त होने वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले बनाते हैं, फिर बिफोर का प्रयोग करके दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना लेते हैं। ये नियम हो गया, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर इसका हो गया। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिख दीजिए। थोड़ा कठिन है, अभी मैं इसका एक ट्रिक भी बताता हूँ। ज़्यादा आपको नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और अगर अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक कॉपी बनी रहना मेरे अनुसार ज़्यादा अच्छा है। कॉपी अगर नहीं बनाते हैं
तो नियमों का अंबार लग जाएगा, बहुत ज़्यादा नियम हो जाएंगे, तब आप उसको याद कहाँ से करेंगे। बाई दबे कुछ भूल गए और आपको पढ़ना हो तो क्या करेंगे। आप स्ट्रक्चर देखकर ही समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो सेंटेंस बड़ा कैसे होने वाला है देखिए। पिताजी के आने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे से पहले से, यानी एक शब्द है से पहले, जिनसे जुड़े हुए दो वाक्य आपको नजर आ रहे होंगे। पिताजी के आने यानी पिताजी आए, माताजी ने खाना बनाया। एक काम हुआ है पिताजी आए, एक काम हुआ माताजी ने खाना बनाया। अब पहले कौन सा काम हुआ है, ध्यान दीजिए। पिताजी के आने से पहले माताजी खाना बना चुकी थी। पहले खाना बन गया था, पिताजी बाद में आए। पहला काम हुआ, माताजी खाना बना चुकी थी। तो सबसे पहले जो काम समाप्त होता है उसी की रचना हम करते हैं। तो हम इस वाले वाक्य को पहले बनाएंगे। यह एक ट्रिक है। सबसे अच्छा, ये सब ताम झाम छोड़िए, हमेशा इधर वाला वाक्य, हमेशा पहले इधर वाला वाक्य ही बनेगा। बस बात ही खत्म। ये आप नियम याद कर लीजिए। तो माताजी खाना बना चुकी थी, ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। इधर ध्यान मत दीजिए, पहले इस सेंटेंस को बनाइए। माताजी खाना बना चुकी थी, कौन बना चुकी थी, माताजी यानी द मदर। इसके साथ सहायक क्रिया लग जाएगा हैड। अब बनाना की अंग्रेजी कुक, उसका थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगा। क्या बना चुकी थी, खाना यानी फूड। ये सेंटेंस बन गया। अब आप बीच में लगा सकते हैं बिफोर, इसको जोड़ने के लिए। द मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर। अब ये लिखेंगे पिताजी के आने। तो ध्यान रहे एक चीज, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट नहीं है तो भी लिखना है, अभी मैं बता रहा हूं कैसे। तो पिताजी के आने यानी इसमें भी सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, इसको सीधा कर लीजिए। पिताजी आए, कौन आए, पिताजी आए। अब पिताजी को पहले हम लिखेंगे द फादर। अब इधर वाला हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो कम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा केम। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट के बिफोर वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। और देखिए, पुलिस के यहां पहुंचने से पूर्व चोर भाग चुका था। बहुत कॉमन सेंटेंस है, अधिकांशतः जो है पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, ट्यूशन्स में, कोचिंग में। लेकिन जो मेथड है एक आसान सा मेथड है, अगर वो नहीं जान पाए तो हमेशा दिक्कत होगी। चलो ताम झाम छोड़ते हैं, सबसे पहले इधर वाला वाक्य बनेगा। हालांकि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि पहला काम कौन सा हुआ है। पुलिस आई, पहुंची, चोर भागा। तो पुलिस के यहाँ पहुंचने से पूर्व पहुंची ही नहीं थी पुलिस कि चोर भाग गया। पहला काम हुआ है चोर भाग गया। तो चोर भाग चुका था, इसको हम पास्ट परफेक्ट में पहले बनाएंगे। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कौन भाग चुका था, चोर यानी द थीफ। इसके साथ हमने लिख दिया हैड। भागना की अंग्रेजी होता है रन अवे, उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे रन अवे। रन का रन ही होता है, द थीफ हैड रन अवे। अब यहाँ पे हम से पूर्व की अंग्रेजी लिख देंगे बिफोर, यहाँ पे लिख दिया गया। अब पुलिस के यहाँ पहुँचने सब्जेक्ट ढूंढिए। पुलिस यहाँ पहुँची, कौन पहुँची, पुलिस। पुलिस हम लिख देंगे द पुलिस। इसमें जो के शब्द रहता है उसको नहीं लिखा जाता है। अब इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट लिखिए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिए पहुंचना। पहुंचना की अंग्रेजी रीच होता है, उसका सेकंड फॉर्म लिख देंगे रीच्ड। कहाँ पहुंची, यहाँ यानी हियर।
आपने नोट किया कि दोनों तरफ अलग अलग सब्जेक्ट आ रहे हैं। एक एक चीज नोट करिए, बहुत ही कठिन टेंस है। आपने नोट किया कि इधर खाना बना चुकी थी कौन, माता जी, इधर आए कौन, पिताजी, इधर भाग चुका था कौन, चोर, इधर पहुंचे कौन, पुलिस। मतलब सब्जेक्ट अलग अलग हैं। और एक सेंटेंस मैं और बताता हूं जिसमें सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा। सूर्य के निकलने से पहले हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट आपको भिन्न भिन्न मिलेगा। सूर्य के निकलने से पहले हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। इसमें पहला काम कौन सा हुआ है? पहले यात्रा शुरू हो गई, सूर्य तो बाद में निकला। सूर्य के निकलने से पहले हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। किसने शुरू कर दी थी? हमने। पहले इधर वाला वाक्य ही बनेगा। डिफिनेटली ये चीज समझ लीजिए। और नहीं तो अब आपके अंदर क्षमता है तो समझिए कि पहला काम ये हुआ है ना कि ये हुआ है। अरे सूर्य के निकलने से पहले ही तो यात्रा शुरू हुई है, तो पहला काम यही हुआ है। तो पहले इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, सब्जेक्ट हेड प्लस और की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। किसने शुरू कर दी थी? हमने, यानी बी। बी के साथ सहायक क्रिया हैड लगाएंगे। शुरू करना की अंग्रेजी स्टार्ट होता है, उसका सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड लिख देंगे। किसको शुरू कर दी थी? अपनी यात्रा, यानी आवर। जर्नी मतलब होता है यात्रा। फिर हम बिफोर लगाएंगे तो दूसरा वाक्य जो रहेगा उसमें देखिए सब्जेक्ट अलग है। सूर्य के निकलने, कौन निकला? सूर्य। तो पहले सूर्य को लिखो, यानी द सन। निकलना की अंग्रेजी होता है राइज, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोज। मैं समझ सकता हूं कि ये सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रखता है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो कृपया कमेंट सेक्शन में उसको लिखें और मेरे द्वारा वीडियो के अंत में दिया गया होमवर्क जरूर बनाइए। अब ये आपने नोट किया लगातार 3 सेंटेंस में कि सब्जेक्ट इधर भी भिन्न था, अलग था, और यहाँ भी सब्जेक्ट अलग था। तो हमने अलग अलग सब्जेक्ट बनाए। अब एक सेंटेंस जरा और गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। दौड़ने से पहले वह गिर गया था। दौड़ने से पहले वह गिर गया था। तो कौन गिर गया था? वह गिर गया था। पहले इधर वाला सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए दोनों में सब्जेक्ट है। वह गिर गया था, कौन गिर गया था? वह। अब से पहले भी यहां सब्जेक्ट ढूंढेंगे। दौड़ने, कौन दौड़ा? कौन दौड़ा? यही दौड़ा। दौड़ने से पहले वह गिर गया था, यही दौड़ा था, यही गिरा था। मतलब इसमें सब्जेक्ट दरअसल अलग अलग आते थे 3 सेंटेंस में, लेकिन इसमें एक ही सब्जेक्ट दोनों तरफ आया है, तो एक ही सब्जेक्ट हम दोनों तरफ लिखेंगे। तो वह गिर गया था, इसको हम बनाएंगे पहले पास्ट परफेक्ट में। ही हैड फॉलन डाउन। फॉलन डाउन, ही हैड फॉलन डाउन। अब बिफोर लिखेंगे, तब ये हम लिख देंगे दौड़ने। तो कौन दौड़ा? वह सब्जेक्ट लिखा जाएगा। चाहे सब्जेक्ट यहां 2 बार लिखना पड़े, लेकिन सब्जेक्ट लिखा जाएगा ही। रन का सेकेंड फॉर्म रैन। इस तरह बनेगा। लेकिन एक प्रीपोजिशन का प्रयोग भी करके, बिफोर का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में करेंगे तो इस तरह भी बन सकता है, ही हैड फॉलन डाउन बिफोर रनिंग। बिफोर रनिंग, देखिए प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई क्रिया आती है तो फिर उसमें हम आइंदे जोड़ देते हैं। तो ये इस तरह भी बन सकता है कि दौड़ने से पहले वह गिर गया था, ही हैड फॉलन डाउन बिफोर रनिंग। रनिंग, तब सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह भी बन सकता है। और सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस, यहां बैठने से पहले उसने अनुमति ले लिया था। यहां बैठने से पहले उसने अनुमति ले लिया था। यहां चलिए उसने ना लिखिए, यानी लिख दीजिए
मदन ने माना लिख दिया। यहां बैठने से पहले मदन ने अनुमति ले लिया था, तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये हुआ है, पहले अनुमति लिया है उसने तब बैठा है। तो जो पहले काम होता है पहले हम उसको बनाते हैं। तो मदन ने अनुमति ले लिया था, किसने अनुमति ले लिया था? मदन ने। तो मदन यहाँ पे लिखा गया मदन। अब हैड से इसको हम बनाएंगे हैड। लेना की अंग्रेजी होता है टेक, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। क्या ले लिया था? अनुमति यानी द परमिशन। तब उसके बाद हम यहां पे जब बिफोर लगाएंगे तब ये यहां बैठने कौन बैठा? मदन। अब मदन किसी पुरुष के लिए प्रोनाउन ही है और किसी स्त्री के लिए प्रोनाउन सी है। तो मदन के लिए यहां बैठने कौन बैठा? मदन। फिर से यहां लिखा जाएगा, लेकिन मदन का प्रोनाउन हम लिख देंगे ही। अब बैठना की अंग्रेजी सिट, उसका सेकेंड फॉर्म सैट। अब कहाँ बैठा? यहाँ, इस तरह हम बना देंगे। तो प्यारे छात्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सब्जेक्ट अलग अलग है तो आप सब्जेक्ट अलग अलग लिखिए। अगर सब्जेक्ट एक ही में है, एक ही सब्जेक्ट है, तो वही सब्जेक्ट दोनों में बार बार लिखा जाएगा। अगर ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेज सकते हैं, बता सकते हैं, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं एक बार और इसी तरह के सेंटेंस पर, बिफोर से जुड़े हुए ही सेंटेंस पर। इसमें एक नियम मैं लिखा देना चाहता हूं। कभी कभी ये बिफोर के बाद कोई क्रिया नहीं आती है, तो एक नियम लिखिए कि जब से पहले या से पूर्व के बाद कोई क्रिया ना हो और उस वाक्य से समय, मौसम, दिन या महीने का बोध हो, तो उस वाक्य को हम इट वाज से शुरू करके कंप्लीमेंट लिख देते हैं। यानी तब इधर बिफोर के बाद आपको इट वाज से शुरू करना है, इट वाज प्लस कंप्लीमेंट, क्योंकि उसमें क्रिया नहीं रहेगी। क्रिया रहेगी तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, नहीं रहेगी तो कैसे बनेगा? तो देखिए एक दो सेंटेंस देखते हैं। 10 बजने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। 10 बजने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, एकदम वैसा ही सेंटेंस, लेकिन चपरासी घंटी बजा चुका था। पहले इसको आप बनाइए, पहले उधर वाला वाक्य बनेगा द प्यून। अब इसके साथ सहायक क्रिया हम हैड लिख देंगे। बजाना की अंग्रेजी रिंग होता है, उसका थर्ड फॉर्म रंग लिख देंगे। द प्यून हैड रंग, किसको बजा चुका था? द बेल यानी घंटी। अब जब हम बिफोर लगाएंगे तो हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, किंतु बट इधर जब कोई क्रिया मिलेगी तब बनाना है। 10 बजने, या तो बिफोर 10 o'clock लिख दीजिए, या फिर इसको आप इट वाज से बनाइए, या तो बिफोर 10 o'clock लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिफोर के बाद अगर समय, मौसम, दिन या महीने का बोध होता है तो आप इसे इट वाज से भी बना सकते हैं। यानी इट वाज लिखे और 10 बजने यानी 10 o'clock। क्रिया मैं आपको समझाता हूं। कोई ऐसा शब्द जिससे किसी काम के होने का बोध हो, तो 10 बजने में भैया कौन सा काम हो रहा है? केवल 10 ही तो बजा है। जब इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है तो इसमें क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार अगर क्रिया नहीं रहेगी, इट वाज लगा के हम बना देंगे, या डायरेक्टली आप बना दीजिए बिफोर 10 o'clock, इस तरह भी बन सकता है। और देखिए शनिवार से पूर्व वह आभूषण खरीद चुकी थी। शनिवार से पूर्व वह आभूषण खरीद चुकी थी, तो इसमें देखिए 2 सेंटेंस है। वह आभूषण खरीद चुकी थी, कौन खरीद चुकी थी? वह यानी सी। इसके साथ हमें लिखना है हैड, सी हैड।
खरीदना की अंग्रेजी बाई होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाट। सी हैड बाड़, वह खरीद चुकी थी। क्या खरीद चुकी थी? आभूषण यानी द ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी। ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण या ज्वेलरी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बिफोर लिखे तो आपको देखिए इधर पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ठीक है, किंतु इसमें क्रिया होना चाहिए तभी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, नहीं तो बिफोर सैटरडे लिख दीजिए, सैटरडे लिख दीजिए, या ये दिन की बात हो रही है, समय, मौसम, दिन, महीने की बात होगी तो हम यहाँ पे इट वाज लगा देंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है? इट वाज लगा देना है। या आप इट वाज ना लगाइए, डायरेक्टली सैटरडे लिख दीजिए, तब भी सही है। अच्छे नियमों के साथ बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। अगला देखिए, मई लगने कभी कभी यहाँ पे आ जाता है। मई लगने से पहले अध्यापक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके थे। अब यहां देखिए, मई लगने से पहले अध्यापक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके थे। कौन पूरा कर चुके थे? अध्यापक यानी द टीचर। पहले उधर वाला सेंटेंस बनाएंगे, द टीचर। अब इसके साथ हमने हैड का प्रयोग कर दिया। हैड पूरा करना की अंग्रेजी होता है कंप्लीट, उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे कंप्लीटेड। किसको पूरा कर दिया था? पाठ्यक्रम यानी द कोर्स। तब हम जब बिफोर लगाएंगे तो आप इधर ध्यान दीजिए, आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया होनी चाहिए मई लगने। तो माना मई लग गई, तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? या हम एक क्रिया लिख सकते हैं, मई लगने का मतलब मई की शुरुआत होना, तो स्टार्ट लिख सकते हैं। तो बिफोर मे स्टार्टेड। और या फिर अगर मान लिया जाए कि मई लगी तो कोई काम ही नहीं है, तो इट वाज से बना दीजिए इसको, इट वाज में, या बिफोर में लिख दीजिए, इट वाज में। या फिर इसको हम चाहे तो इस तरह भी बना सकते हैं यहाँ पे कि लगना का मतलब शुरू होना, तो में स्टार्टेड, इस तरह भी हम बना सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि इधर अगर बिफोर से पहले अगर कोई वर्ब है तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगी। अगर आपको वर्ब फाइंड आउट हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगी। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है वर्ब नहीं है तो आपको क्या करना है? इट वाज लगा देना है। इट वाज मत लगाइए, बिफोर लगा के वो शब्द लिख दीजिए। तो ये बिफोर का नियम खत्म हुआ। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर ये इतने होता तो थोड़ा सा आसान होता। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 10 सेंटेंस में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। लेकिन एक चीज़ तो मस्ट है पढ़ाना, एक चीज़ पढ़ाना तो बनता है। बिफोर आपने बिफोर का अध्ययन किया कि कैसे हम बिफोर वाले सेंटेंसेस को बनाएंगे, लेकिन एक शब्द और भी इसमें आता है आफ्टर, और तब देखने में ये पास्ट इंडेफिनिट लगता है, के बाद या के पश्चात। अब यहाँ पे जब आफ्टर आएगा तो इसका एक मैं नियम लिखा दे रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि यदि हिंदी वाक्यों के बीच में के बाद या के पश्चात शब्दों से जुड़े हुए दो वाक्य आते हैं तो पहले समाप्त होने वाले वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। फिर बीच में आफ्टर का प्रयोग करके दूसरे उपवाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ये नियम आप लिख लीजिए, स्ट्रक्चर से आप समझ जाएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें एक्चुअली पहले ही पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यही तो पास्ट इंडेफिनिट है। अगर आपको मेरा पीछे पढ़ाया वाला टेंस नहीं याद है तो आप बेकार हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में अभी नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि पीछे वीडियो से सारे वीडियोज को पढ़ते आइए, तभी आपको समझ में आएगा। और तभी एक हमारा जो क्या कहते हैं उसको संतुलन, एक तालमेल जो शिक्षक और टीचर का होता है वो बन पाएगा। तो फिर आफ्टर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे,
इसके बाद यहां पे हैड का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह भी सेंटेंस आ सकते हैं। तो देखिए 3-4 सेंटेंस मैं आपको समझाता हूं। मेरे आने के बाद वह भाग गया। सब्जेक्ट हो सकता है भिन्न भिन्न हो। मेरे आने के बाद वह भाग गया, तो यहां पे देखिए से पूर्व नहीं आया है, यहां पे ये चीज आई है। मेरे आने के बाद वह भाग गया। एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले इधर वाला वाक बनता है। ज्यादा ताम झाम में कंफ्यूजन में मत पड़िए, इधर वाला वाक बनेगा। लेकिन अब जब आफ्टर लगाना है तो फिर आपको पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाना होगा। ये दिखने में पास्ट इंडेफिनिट की तरह लग रहा है। वह भाग गया यानी ही, रन अवे का सेकेंड फॉर्म रन अवे, पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है इसलिए सेकेंड फॉर्म। फिर यहाँ आफ्टर का प्रयोग हम कर दिए, आफ्टर। अब मेरे आने यानी कौन आया, मेरे नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट आई यू वी दे लिखा जाएगा, ही सी इट आई यू वी दे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद, किसके आने के बाद, मेरे यानी मेरे की अंग्रेजी आई लिखी जाएगी और इधर वाला वाक हैड से बनेगा, हैड कम। इस तरह बनेगा। आगे देखिए, हमारे पत्र लिखने के बाद तुम यहां आए। तो ध्यान दीजिए आप, यहां पर के हमारे पत्र लिखने के बाद तुम यहां आए। इसमें देखिए आफ्टर लगा हुआ है। हमारे पत्र लिखने के बाद तुम यहां आए, तो जब के बाद लगा हुआ है तो पहले इधर वाला सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम यहां आए, कौन आए, तुम। यू क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखेंगे पास्ट में, कम का सेकंड फॉर्म केम, हेयर मतलब यहां। अब आफ्टर यहां पे हम लगाएंगे, आफ्टर हमारे पत्र लिखने। पत्र किसने लिखा, हमने लिखा। एक्चुअली यहाँ पे बी लिखा जाएगा, ही सी इट आई यू। हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आपको ही सी इट आई यू बी और दे लिखना होता है। ये चीज आपको लिखनी होती है। तो यू केम हियर आफ्टर। अब हमारे पत्र लिखने, कौन पत्र लिखा, हम, बी, इसके साथ हैड लिख देंगे, हैड। लिखना की अंग्रेजी यहाँ पे हैड से बनेगा दूसरा वाक। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। क्या लिखा, पत्र यानी द लेटर। कभी कभी दोनों तरफ एक ही सब्जेक्ट रहता है, कभी कभी जैसे कि बिफोर में हो रहा था। पैदल चलने के पश्चात वह बहुत थक गया। पैदल चलने के पश्चात वह बहुत थक गया। तो यहाँ पे देखिए के पश्चात आ गया है। सबसे पहले इधर वाला वाक आपको बनाना है, वह बहुत थक गया। कौन थक गया, पास्ट में बनेगा ही। अब गेट टायर्ड मतलब थकना, तो उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गॉट टायर्ड, गॉट वेरी टायर्ड, क्योंकि वहां पे बहुत लिखा हुआ है। ही गॉट वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गया। आपके पश्चात की अंग्रेजी आफ्टर लिखी। तो ध्यान दीजिए, पैदल चलने, तो पैदल कौन चला, वही चला। तो फिर हम उसको फिर से लिखेंगे ही, और इसके साथ हैड लगा देंगे, हैड। अब चलना की अंग्रेजी वॉक होता है और पैदल की अंग्रेजी होता है ऑन फूट। तो ये मेन नियम है पास्ट परफेक्ट टेंस का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आ गया है, आपको कोई चीज़ भी समझ में नहीं आती है, तो मुझसे किसी माध्यम से जुड़िए। मेरे फ़ोन कॉल्स को देखिए, आप उसको नोट करिए, मुझे फ़ोन करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं हर हालत में, एट एनी कास्ट, इन एवरी कंडीशन, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई विल ऑलवेज बी रेडी
टू गिव यू ए सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। तो ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, इसमें लगभग 4-5 नियम आपने लिखे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होने के कारण मैं अभी यहाँ पर इसको पॉज करता हूँ, रुकता हूँ। इसके बाद कल मैं इसके आगे का पढ़ाऊँगा। अगर इस वीडियो में आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर मेरे वीडियो में कोई त्रुटि है, मेरे पढ़ाने के ढंग में कोई त्रुटि है तो कृपया मुझे बताइए, मैं उसको सही करने की, उसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे वीडियो को देखिए तो अंत तक देखिए। और प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या जो भी सोशल साइट्स हैं, व्हाट्सएप है, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा अगले वीडियो में यानी कल ही के वीडियो में मैं आपको इसके आगे का समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, किताब में अगर ऐसा कुछ मिलता है, पहली बात तो सीधी बात कि मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो होमवर्क दूंगा आपको वही होमवर्क बनाना है, आपको किसी दूसरे किताब से नहीं बनाना है। उसके बाद जब बचा हुआ मैं कल पढ़ा दूंगा, तब आपको किताब से ही बना लेना है। ग्रामर की बुक आपके पास है तो भी उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। शेष नमस्कार।